नमस्ते मैम। नेपाल में एक फेस्टिवल होता है। उसका नाम गढ़ी मई है। और 5 इयर्स में एक बार होता है वो। और उसमें अलग अलग पशुओं का सेक्रीफाइस होता है। और इससे ये जो घोर हिंसा होती है उस समय, इसमें आपने भी एक काम किया है। 2014 में आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी रखा था, जिसमें जो इंडिया से इलीगल एनिमल ट्रांसपोर्टेशन होता है नेपाल, उसको रोकने के लिए, उसमें फिर एक इंटरिम ऑर्डर भी आया था। तो मुझे आपसे ये समझना है कि ये जो त्योहार है जिसमें इतने सारे जानवर कटते हैं, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं, और जो आपने इस पे काम किया है उसके बारे में कुछ बताएं। तो ऐसा है कि नेपाल में कई प्रकार के इलाके हैं। एक तो पहाड़ी इलाका है जो काठमांडू जहाँ पे है, जो उनकी राजधानी, और एक इलाका है मैदानी क्षेत्र जो जिसको वो मधेश बोलते हैं। और वहाँ पे एक गांव है जो बिल्कुल जो उनका पहाड़ी इलाका है कुछ उत्तराखंड से मिलता जुलता है, जो उनका मैदानी इलाका है कुछ बिहार से मिलता जुलता है। और बिहार से ही की सीमा से लगता हुआ एक गांव है बेरियारपुर। वहां पर एक मंदिर है, छोटा सा, वो खास बड़ा नहीं है, और बड़ी बिहार अविकसित सी जगह है ये बेरियारपुर, जहाँ पे गढ़ी माई का ये मंदिर है। फेस्टिवल तो क्या ये होता है, ये बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, लोगों को मेले लगाने होते हैं, क्योंकि कुछ लोग, सबकी कोई ना कोई कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, इसमें किसी ना किसी का फायदा हो रहा होता है। निजी स्वार्थ से लेना देना होता है। वहाँ के जो टेम्पल की कमिटी है, उन्होंने, वहाँ के कुछ लोग, उन्होंने एक अंधविश्वास सा फैलाया हुआ है। वो जाते हैं, लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं कि गढ़ी माई को खून चाहिए करके, और ये फैलते फैलते इस प्रकार की बातें दूर तक फैलती हैं। नेपाल से तो जो लोग आते हैं सो आते हैं, बिहार से ज्यादा लोग जाते हैं नेपाल, क्योंकि बॉर्डर में ऐसा कोई फेंसिंग नहीं है, ओपन बॉर्डर है। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करें तो कोई रोकता टोकता नहीं है। 1 किलोमीटर पे शायद 4 लोग खड़े होते हैं, सीमा सशस्त्र सीमा बल के, एसएसबी के 4 पैरामिलिट्री लोग खड़े होते हैं। कोई रोकता टोकता नहीं है। कई सड़क से गए तो कोई कस्टम्स की भी चौकी मिल जाएगी, वरना तो कोई कस्टम्स वाले भी नहीं होते हैं, बस आप जा सकते हो। कई लोगों के घर ऐसे होते हैं कि आधा नेपाल में आधा बिहार में, इंडिया में। तो बल्क ऑफ एनिमल्स बिहार से जाया करते थे, और एक दिन में 20 से 25 लाख जानवरों का वध किया करते थे वो। इन जानवरों में भैंसे, बकरे, कबूतर मेन थे। कबूतरों की भी, मतलब, गर्दन मरोड़ के फेंक देना, भैंसों को तो वहीं पे मारना, और उसके बाद पूरे के पूरे आसपास के लोग आके उनके पीसेस अपने अपने घर ले जाके खा लेते थे, खा लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि गढ़ी माई का त्योहार इस साल होना है 2024 में। मुझे पहली बार पता चला 2014 में कि ऐसा कुछ होने वाला है। तब तक मैं उत्तराखंड तक ही सीमित थी, और तब तक वहां अपने प्रदेश की पशु बलि को अधिकतर मंदिरों में इफेक्टिवली रोक चुकी थी। फिर लगा कि हम नेपाल में भी यही काम कर सकते हैं, हमारे जैसे ही तो लोग हैं वहाँ, हमारी से मिलती जुलती सरकार है, हिंदी में भी बात करते हैं, तो हम वहाँ जाके क्यों ना बात करें। तब नेपाल जाकर राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, उनके टूरिज्म मंत्री, उनके विपक्ष के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, सबसे मुलाकात करी। सबने इन प्रिंसिपल बोला कि हाँ, नहीं होना चाहिए। सबने माना कि बहुत ही
घटिया चीज है, और जिस तरह से पशुओं को मारा जाता है, जिस तरह से उनके मांस की नोच खसोट मचती है, लाखों लोग आते हैं, एक टॉयलेट भी नहीं है उस पूरे इलाके में, नाम मात्र का भी एक भी नहीं है, और करीब 25-30 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। तो इतनी गंध है कि हर जगह आपको ह्यूमन वेस्ट और ब्लड और कुछ नहीं मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा। तो सबने माना कि ये तरीका नहीं है, इसको कुछ बेहतर करना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा हो नहीं सक रहा था, क्योंकि नेपाल में एक सिस्टम है, जैसे हमारे पास अगर हमारे देश में हम कोई लॉ का वायलेशन करते हैं तो पुलिस आके उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, या रोकने की कोशिश करती है, रोकती है, या कोई कार्यवाही होती है। नेपाल में पुलिस बल उतना स्ट्रांग नहीं है। हम जब वहां पे, जैसे यहाँ पे डीएम होता है, वैसे वहां पे सिटी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हम कर देते, बट हमारे पास 15 पुलिस वाले हैं और यहाँ पे इतने लाखों लोग हैं, 15 पुलिस वाले क्या करेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमसे कोई मदद की अपेक्षा मत करिए। तो हमारे पास चारा रह गया सिर्फ इंडियन साइड पे काम करने का। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने उनको तस्वीरें दिखाई कि ये होता है नेपाल में, और इसको रोकने के लिए हमें कम से कम, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है नेपाल, सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का कोर्ट है, तो वो इंडिया की अथॉरिटीज को ही ऑर्डर्स दे सकते हैं। मगर जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो आमतौर पे कोई और केस होता कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, या बांग्लादेश में ये हो रहा है, या भूटान में ये हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देते हैं ऐसे केस को। हमने भी एक चांस लिया क्योंकि हमें पता था कि केस में मेरिट है। तो जब हम वो तस्वीरें लेके गए, और जस्टिस केहर उस समय सुप्रीम कोर्ट में मैटर को सुन रहे थे, उन्होंने तस्वीरें देखी, तो हमने उनको कहा कि ये जानवर तो सारे इंडिया से जा रहे हैं, जो एक्टिविटी इंडिया में अलाउड नहीं है उस एक्टिविटी के लिए हम इंडिया के जानवरों को विदेश क्यों भेज रहे हैं। और दूसरा, जो हम भेज भी रहे हैं तो एक तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश की सीमा से बाहर भेज रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट बिना डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के लाइसेंस के हो रहा है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है तो कोई बिहार का एक गांव वाला अपना भैंसा लेके कैसे जा रहा है सीमा पार करके। अभी तक ये चीजें चल रही थी, किसी ने पूछा नहीं था तो नहीं पूछा था, चल रहा था सैकड़ों सालों से। जब हमने ये बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी तो उनको बात में मेरिट लगा, और उन्होंने फिर ऑर्डर दिया कि जो 4 राज्य हैं नेपाल की सीमा से जुड़े हुए, यानी बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों में बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दिया जाए, जानवरों को बॉर्डर के पार ना जाने दिया जाए। उससे पहले प्रेपरेशन में इनको सेंसिटाइज किया जाए, अथॉरिटीज को ट्रेन किया जाए, अथॉरिटीज को। इसके अलावा हमने कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी हासिल किए सुप्रीम कोर्ट से। हमने बताया कि केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रखने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, तो वो रूल्स बनाने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया। हमने कहा कि ये मंडियां लगाते हैं यहाँ पे जगह जगह, और उन मंडियों से बिक बिक के जानवर जाते हैं, ये मंडियां बिल्कुल सुव्यवस्थित नहीं है, तो फिर लाइफ स्टॉक मार्केट रूल्स बनाने के लिए कहा गया भारत सरकार को। वो सब रूल्स प्रख्यापित हुए, और एक सिस्टम बना कि किस प्रकार पुलिस की वर्कशॉप्स की जाएं, शेल्टर्स स्थापित किए जाएं। टू सम एक्सटेंट वहां पे काम हुआ। और जब हम 2014 में जितना देख के आए थे, 2019 में पशु बलि घटकर कुछ 2.5 लाख के करीब रह गई। बट 2.5 लाख जानवर भी बहुत होते हैं। फाइनली 2.5 लाख की फिगर 2014 की थी। फाइनली 2019 में नंबर्स और घटे, और भैंसों की संख्या तो 1000 के ऊपर आ गई, लेकिन कबूतरों को और जो बकरे हैं उनको मिला के 25 से 30 हजार तक आ गए जानवर। इस साल गढ़ीमय फिर से होना है। अब हम देखते हैं कि इस साल किस प्रकार प्रेपरेशंस हैं बिहार गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। क्योंकि एक काम अच्छा हुआ इन दिनों, पिछले
5 सालों में हमने उस पूरी जो मंदिर समिति है बरियारपुर की, उनको बुलाया इंडिया। उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे देश में अनाउंसमेंट किया कि वो अब पशु बलि वहाँ पे नहीं करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लोगों को हतोत्साहित करेंगे कि वो पशु बलि ना करें। हालांकि किसी दूसरे देश के व्यक्ति के यहाँ आकर किसी एफिडेविट पे भी साइन कर देने का कोई कानूनी मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी, फिर हम उनको पटना भी लेके गए क्योंकि हम चाहते थे बिहार की प्रेस में ये कवर हो, बिहार के लोग भी ये सुने, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं गढ़ी माई की तरफ। तो हमने इतना तो किया कि उनकी मंदिर समिति के उनके जो मेन पुजारी हैं और मेन उनके कर्ता धर्ता हैं, उनको बहुत हद तक सेंसिटाइज किया। वहाँ के एमपीज को तो हम कर चुके थे, यहाँ तक कि उनके जो अब हाल के प्रधानमंत्री हैं उस समय 2014 में गृह मंत्री हुआ करते थे, तो उनके साथ काफी सेंसिटाइजेशन हुआ था। अभी और मेहनत करनी बाकी है कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि का एक कार्यक्रम होता था, इसको इफेक्टिवली रोका जा सके। हमारी प्रयास इस साल भी इंडिया की तरफ रहेंगे। बहुत सारे बकरों को पिछली बार भी बचाया गया था, छोटे छोटे 1-2 महीने के या 1-2 दिन के तक छोटे छोटे बछड़ों को सीज करके बिहार के बॉर्डर से हम वापस वहीं ले देकर उत्तराखंड के ही हमारे हैप्पी होम सैंक्चुरी में लेके गए थे। अब तो वो बड़े बड़े हो गए हैं, रहते हैं वहीं पे। उम्मीद है कि लोगों को कुछ बेहतर शिक्षा सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी दी गई होगी, क्योंकि हमने कुछ नुक्कड़ नाटक, कुछ ये वो सरकारी सिस्टम में सेट कर दिए थे। पिछले 5 साल पूर्व तो सारे के सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर पुलिस ट्रेनिंग किया था मैंने। सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी से लेकर सुपौल, बहुत सारे वहाँ पे मधुबनी वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके पुलिस का सेंसिटाइजेशन करना, पोस्टर्स लगवाना, एसएसबी के साथ काम करना, ये बड़ी मैन पावर इंटेंसिव काम है। दिक्कत ये होती है कि हमारे जैसी संस्थाओं में लोग बड़े कम होते हैं और करने के काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो एकदम से उखाड़ कर वॉलंटियर्स को लेकर जाना मुश्किल होता है कि 30-35 लोग जाके वहां पे एक एक जिले में काम करें। तो इसलिए वही 6-7 लोग करके जाते हैं और किसी तरह ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे हम बेहतर आउटरीच कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है, हमारे देश के कंट्रोल के बाहर की बात है। मुझे लगता है हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा। हमें पहले अपने बिहार में, अपने उत्तराखंड में, अपने यूपी में और वेस्ट बंगाल में चीज़ों को, अपने लोगों को समझाना और अपने बॉर्डर को सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम पड़ोसी पे उंगली उठाएं। पड़ोस में हमने, जैसा कि मैंने कहा, 2014 में बहुत मेहनत करी थी, बट ज़्यादा फायदा उसका नहीं हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे वहाँ के काउंटर पार्ट जो हैं, नेपलीज एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे हमने, उनके सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा ऑर्डर हासिल किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पे पुलिस फोर्सेस से ना बराबर जैसे पाई गई, तो ऑर्डर होने के बाद भी उसको एनफोर्स करना बहुत ही मुश्किल। तो बेहतर ये है कि हम अपने लोगों को सचेत कर सकें, और वो ऐसी जगहें हैं जहां पे जाकर ही ये काम हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मैन पावर इंटेंसिव है, क्योंकि वो बहुत व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। बहुत ही पिछड़े लोग हैं, इतने पिछड़े लोग हैं और इतने पढ़ाई लिखाई से दूर हैं कि वो सच में सोचते हैं कि वो अपनी जमीन बेच के अगर भैंसा खरीद के गढ़ी माई लेकर जाएंगे तो उनके बेटे की उम्र लंबी हो जाएगी, या ऐसा कुछ। तो जो ऐसी बातें सोचता है, मानता है और उसको, उस पर अनुकरण करता है उनका, वो कितना पिछड़ा हुआ होगा और कितना सभ्यता से दूर होगा। तो उसको वहां तक जाकर ही समझाया जा सकता है, और उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे ये प्रथा भी खत्म होगी।